हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो सर्कल की रिलेटिव पोजीशन। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 5 तरह के हमारे पास केस होते हैं। पहला केस जिसके अंदर सर्कल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ना तो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ना क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा केस, बाहर से सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। अब ये जो छोटा वाला सर्कल है ये अंदर थोड़ा इसको भेज दो, तो नेक्स्ट केस आ जाएगा सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। और लास्ट सेकंड केस जो है सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, और उसके जो बिल्कुल लास्ट केस है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। इसमें सम केंद्रीय मतलब कोसेंट्रिक सर्कल भी एक स्पेशल केस है इसी का ही। तो यहाँ पे हमें टोटल दिख रहा है 4 हम लोग कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं जो डायग्राम के अंदर दिखाई हुई है। सेकंड वाले केस के अंदर हम लोग 3 कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 1 0, तो बिल्कुल जो इसका ऑर्डर है वो इस तरीके से जा रहा है 4 3 2 1 0। और टोटल 5 केस है। लास्ट वाले केस में कॉमन टेंजेंट कुछ भी नहीं, 9 कॉमन टेंजेंट, 1 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट है, 4 कॉमन टेंजेंट। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है ये 2 तरह की होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये जितने भी केस हैं हम इसको 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सर्कल बने हुए हैं। ओके, तो हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक तो सर्कल 1 की इक्वेशन है और एक सर्कल 2 की इक्वेशन है। मीन्स हम लोगों को एक S1 इजिकल टू 0 है और दूसरे की इक्वेशन है S2 इजिकल टू 0। इन दोनों के जो सेंटर हैं, अगर मैं सेंटर यहाँ पे नाम दे देता हूँ, O और O' डायग्राम के अंदर है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड बोल देते हैं C1 और C2। इसी तरीके से अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो रेडियस मान लेते हैं पहले वाले सर्कल की R1 है और दूसरे वाले की क्या है, R2। तो हमें अगर इक्वेशन दी हुई होती है तो हम उससे सेंटर निकाल सकते हैं और उससे क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। अब सेंटर और रेडियस से हम लोग ज्योमेट्रिकली पता लगा सकते हैं बिना डायग्राम बनाए कि सर्कल एक दूसरे के रिलेटिवली किस तरीके से पोजीशन उनकी है। तो अगर हम C1 से C2 की डिस्टेंस निकालते हैं और वो डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज़्यादा आती है, अगर ऐसा होता है तो क्लियरली ये हम लोगों के पास केस है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी टेंजेंट मिल जाएगी, 4 कॉमन टेंजेंट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। जिसमें से ये जो रेड कलर की जो कॉमन टेंजेंट है, रेड कलर की जो कॉमन टेंजेंट है, रेड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उसका नाम क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में DCT भी बोलते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे ब्लू कलर में बनी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। बस नाम है ऐसी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, शॉर्ट में TCT। तो ये यहाँ पे कितनी है, 2। इसी तरीके से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है हम लोगों को, 2। तो टोटल कितनी टेंजेंट हो गई यहाँ पे, 4 टेंजेंट, 4 टेंजेंट, जिसमें से 2 तो है डायरेक्ट और 2 क्या है, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टाइप की है। तो मेन हम लोगों को ये बात याद रखनी होती है जिससे हम लोगों को पता लगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेकंड केस में से कौन सा है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि 2 सर्कल हैं, उनकी इक्वेशन ये है, बताओ इसकी कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे जो है बहुत ईजी है, इतना सा R1 R2 C1 C2 यहाँ पे बताया हुआ है। तो क्लियरली डायग्राम से विजिबल है कि C1 C2 जो है वो किसके बराबर होगी, R1 प्लस R2 के। और यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट है वो टोटल कितनी दिख रही है हम लोगों को, 3। जिसमें से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हम बात करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी है, 2, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी है, 1। तो टोटल यहाँ पे 3 टेंजेंट है। अगर हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेशन करी R1 R2 और C1 C2 को देख के, तो हम क्लियरली पता लगा सकते हैं कि जो सर्कल हैं उनकी पोजीशन किस तरीके से रहेगी। अब ये वाला जो केस है ये स्पेशल केस है। इसके अंदर सपोज़ करो यहाँ पे तो है C1, इसी तरीके से C2। अब हम इसको मिला देते हैं तो C1 C2। तो देखो C1 C2 पहले ज़्यादा था, किससे, R1 प्लस R2 से, फिर उसके बाद बराबर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 से हो जाएगा कम, R1 प्लस R2 से ये क्या हो जाएगा, कम। और एक और बात यहाँ पे होनी चाहिए कि R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस है उसका मॉड, उससे ये क्या होना चाहिए, बड़ा। मॉड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो R1 और R2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग रेडियस जब निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं R1 रेडियस वाला ही सर्कल क्या हो, बड़ा सर्कल। तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट है, 2। तो 2 जो टेंजेंट है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है।
क्या है, 2 टेंजेंट, और वो दोनों की दोनों क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये हम लोगों का केस हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट फोर्थ केस पे जाते हैं, जिसमें कि मैंने तुम्हें पहले बताया सर्कल एक दूसरे को टच तो करेंगे, पर कहाँ से टच करेंगे, एक्सटर्नली। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, ये R1 है और इतनी सी R2 है, तो ऑब्वियसली R1 और R2 का हम डिफरेंस देखेंगे तो वही C1 C2 के बराबर होगा। क्लियर। तो इतना सा डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, R1 माइनस R2 के, क्योंकि टोटल R1 में से R2 माइनस करेंगे तो O1 O2 आएगा, जिसे हम लोग C1 C2 बोलते हैं। तो अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो क्या रिलेशन होगा, रेडियस और सेंटर में C1 C2, मतलब दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, R1 माइनस R2 के मॉड के। और मॉड यूज़ करने का तुम लोगों को रीज़न यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो आंसर आ सके वो बिल्कुल करेक्ट आए। तो ये C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 माइनस R2। अब देखो इमेजिन करते जाओ, यही जो सर्कल है जो अंदर से बड़े सर्कल को टच कर रहा है, अगर ये कम्प्लीटली अंदर की तरफ चले जाए तो यहाँ पे तो कोई टेंजेंट नहीं होगी ना, तो नो कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, नो कॉमन टेंजेंट, हमें कोई भी जो है टेंजेंट कॉमन नहीं यहाँ पे मिलेगी। ओके। तो इस केस में कैसे पता लगाएं कि भाई ये कैसे, तो अगर हम C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो R1 माइनस R2 से क्या होना चाहिए, छोटा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि कोई भी टेंजेंट कॉमन नहीं है और सर्कल एक दूसरे के अंदर है। अब देखो अगर मान लो दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, कोसेंट्रिक है, तो C1 C2 की वैल्यू तो वैसे ही क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और R1 माइनस R2 कुछ आएगा, तो 0 ग्रेटर देन कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 केस पढ़े। अब हम लोग थोड़ा बहुत और समझते हैं, जैसे कि जो कॉमन टेंजेंट है उसमें हम लोग कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, या फिर हम लोग कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल। तो ये कौन से सर्कल हैं, जो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली ना तो टच कर रहे हैं और ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ निकालना चाहते हैं, एक तो ये इसकी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की भी यहाँ पे लेंथ निकालना चाहते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम आगे जो है प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं येलो कलर, तो इजी रहेगा, बहुत दिखेगा भी सही, विजिबल भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को नाम देना होगा। तो एक लाइन बना देते हैं सबसे पहले हम लोग, जो दोनों सेंटर को मिलाती हुई हो लाइन। इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो दोनों के दोनों सेंटर को मिला देती हो। अब सेंटर इसका, एक का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा और दूसरे वाले का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। अब अगर मुझे ये रेड कलर की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ, और ये लेंथ तो हमें पता ही है क्या होगी, ये लेंथ तो रेडियस होगी ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से यहाँ पे भी अगर परपेंडिकुलर बना देता हूँ, और इसको हम लोग नाम बोल देते हैं, दूसरे वाले का नाम S2 और पहले वाले का नाम हम लोग बोल देते हैं S1। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, S1 और S2 दो सर्कल हो गए। अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया हमारा सेंटर C1, सेंटर C2। अब हम लोग लेंथ जो कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका नाम हम लोग दे देते तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको पॉइंट देते हैं हम नाम M, इसको पॉइंट हम लोग नाम दे देते हैं N। तो एक काम करते हैं, C2 से देखो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर करो, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर बना दूंगा तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को C1 C2 N M एक रेक्टेंगल मिलेगा, जिसके अंदर ये वाली डिस्टेंस तो क्या है, R2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। तो अगर मैं ट्राइंगल के अंदर देखूँ तो इस पॉइंट को अगर हम लोगों को कुछ नाम देना पड़े तो इसको हम नाम दे देते हैं R पॉइंट। ओके। तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है, C1 से लेकर M तक की R1। इसी तरीके से R से M तक की डिस्टेंस कितनी है, R2। देखो ये R2 रहेगा क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये पूरा का पूरा जो है ये R1 रहेगा। तो इसका मतलब हम लोगों को ये जो छोटी वाली डिस्टेंस है, वो छोटी वाली डिस्टेंस मतलब C1 से लेकर R तक की डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2।
अब हम लोगों को कौन से ट्राइंगल के अंदर देख लेना है, ट्राइंगल C1 C2 एंड R के अंदर। तो C1 C2 R के अंदर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं RC2 की, RC2 हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो इजीली हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग उसको लिख सकते हैं, क्या कैलकुलेशन हम लोग उसकी कर सकते हैं, 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, तो हम उसको इजीली लिख सकते हैं C1 C2 से जो डिस्टेंस है माइनस हम लिख सकते हैं RC1। अब RC1 की लेंथ कितनी होगी, R1 माइनस R2। तो हम लोगों को लेंथ मिल गई, किसकी मिल गई, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हम लोगों को लेंथ मिल चुकी है। और वो कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर माइनस RC1 मतलब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये लेंथ का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ का भी। तो उसका फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बस, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, सॉरी C1 C2 का होल स्क्वायर, C1 से C2 की डिस्टेंस है एक्चुअली ये, C1 माइनस C2 नहीं है, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब उसका जो डायग्राम है ना, कुछ इस तरीके से हम लोगों को बनाना होगा कि जैसे कि मान लो हम लोगों को ये पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग, ABC नहीं है ना, A नाम दे देते हैं और नीचे हम लोग नाम दे देते हैं इसका B। तो ये जो AB है, AB की लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी A पॉइंट यहाँ पर जहाँ पे सर्कल को टच करेगा ना उधर, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं A। तो A से लेकर B तक की जो लेंथ है वही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 C2 का होल स्क्वायर, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो लेंथ देखी, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की हम लोगों ने लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मान लो हम लोगों को इसकी इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन किसकी, एक तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो, तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। जैसे कि सपोज करो एक लाइन बना लेते हैं हम लोग जो दोनों के सेंटर को भी मिला रही हो और इंटरसेक्ट कर रही हो दोनों की कॉमन टेंजेंट को। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो है जिसे हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल रहे हैं, अगर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P, और यहाँ पे जो ये सर्कल है, ये कौन सा सर्कल मान लेते हैं इसको S2, और पहले वाले सर्कल को मान लेते हैं हम S1, और बाकी के पॉइंट उसी तरीके से रहेंगे जैसे हम लोगों ने पहले माने थे C1 एंड C2। और भी हम लोग क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पे M, और यहाँ पे भी हम लोगों ने N नाम दिया था। और जो ये इंटरसेक्ट जहाँ हो रही है टेंजेंट जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ज़रूरी नहीं है चारों की चारों टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट से जाए। ओके, तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से भी जा सकती है, यहाँ एक जैसी जाती हुई दिख रही है हम लोगों को, इसको नाम दे देते हैं हम लोग Q पॉइंट। बट एक बात ज़रूर है कि अगर इसके बीच में हम एक लाइन बनाएंगे तो वो C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर सकती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इक्वेशन कैसे निकालें। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों ने नाम तो मैक्सिमम दे ही दिए, अब हम लोग इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, C1Q C1 C2 C1P जो है वो HP में होंगे। क्या बात हो रही है, C1Q देखो C1 से Q तक की डिस्टेंस जो इंटरसेक्ट हो रही है जहाँ पे टेंजेंट, इसी तरीके से C1 से C2 और C1 से P ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो HP में होगी। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब देखो हम लोग अगर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सर्कल की ये वाली इक्वेशन है, सर्कल की ये वाली इक्वेशन है। मीन्स हम लोगों को सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, मतलब हम सेंटर निकाल सकते हैं और उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। और हमें पता लग चुका है कि सर्कल जो है वो एक दूसरे से दूर है। दूर है का मतलब ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब चार कॉमन टेंजेंट है, दो कॉमन, दो डायरेक्ट और दो ट्रांसफर। अब हम लोगों को ट्रांसफर्स और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग समझ लेते हैं। C1m अपॉन C2m, C1m अपॉन C2n। देखो C1m, C1 से m तक की डिस्टेंस डिवाइड बाय C2m, C2n, ये किसके बराबर होता है, C1p अपॉन C2p के।
C1 P, C1 से किसकी डिस्टेंस, P की। इसी तरीके से C2 की किससे डिस्टेंस, P से। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है, C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नल डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और किस रेशियो में डिवाइड करता है, R1/R2 के। तो देखो वापस से, ये C1 C2 और ये P, तो P जो है वो C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को, याद है अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, तो यहाँ पे बाह्य विभाजन जैसा कुछ है। तो P जो है वो C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, किस रेशियो में, R1/R2 में। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट, ये C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को, ये जो Q पॉइंट है वो C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। इसका मतलब हम लोग P पॉइंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, Q पॉइंट की। अगर हमारे पास P पॉइंट आ गया तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे मान लो x1, y1 है, तो ये जो रेड कलर की जो टेंजेंट है इसकी हम लोगों को इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m, और यहाँ पे पॉइंट है x1, y1। तो स्लोप m और x1, y1 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। फिर जो भी ये लाइन है इससे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस कर देंगे, तो उससे हम लोगों को m की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, q से जाने वाली भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझ लो कि C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाह्य विभाजन करता है R1/R2 में, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों सर्कल के लिए C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली R1/R2 में डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन पॉइंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट P, जहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रही है, Q जहाँ से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल रही है, वो हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास P और Q आ गया ना तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे, तो देखो उसका क्या मेथड रहेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकाल लो। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेथड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे जो मैंने लिख के बताया हुआ है वहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन, और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसका भी मेथड यही रहेगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, P पॉइंट निकाल लो। अब P से जाने वाली और m स्लोप वाली इक्वेशन निकाल लो। तो हमें बस अब अगला काम क्या है, m निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, m की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है लाइन की और रेडियस है सर्कल की इक्वेशन है, तो हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे P बराबर R वाला। तो P बराबर R वाला अगर हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे तो उससे हम लोगों को m की वैल्यू मिल जाएगी। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने P निकाला एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करके, उसी तरीके से हम लोग इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करके क्या पॉइंट निकाल सकते हैं, Q, और फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड रेंज ऑफ R सो दैट द सर्कल S1 एंड S2 इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले S1 की इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। तो क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1। ओके, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर है C1 वो कितना है, 1,3 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1। दूसरे वाले का सेंटर है C2 4,-1, और उसकी रेडियस अगर हम कैलकुलेट करें जो दिख रही है डायरेक्टली कितनी है, 3। तो C1 C2 कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो C1 C2 कितना आएगा, √4 - 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 + 1 3 + 1 4 का स्क्वायर 16। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 5। और R1 + R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, और R1 - R2 मोड की वैल्यू कितनी है, 2। तो क्या यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या हमारे पास कौन सा केस आएगा हम पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखो C1 C2 की वैल्यू कितनी है, 5, और R1 R2 कितना है,
तो हम देखें अगर C1 C2 के अंदर और C1 C2 का कंपैरिजन कराएं हम R1 प्लस R2 से, तो किसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है? C1 C2 की। और ये जो है, तो अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा होगा, अभी इसको क्या बोल रहा है? ये इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये इंटरसेक्ट कैसे कर सकता है भाई? C1 C2 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, देखो 1,3 और यहाँ पे 4,-1 के थ्रू अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 - 1 का स्क्वायर 9, इसी तरीके से 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 4, तो 25 का अंडर रूट कितना होएगा? 5। और R1 प्लस R2, R1 रेडियस कितनी है? 1, और R2 जो रेडियस है वो कितनी है? 3, तो 1 + 3 हो जाएगा 4, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंस भी जो है वो बिल्कुल क्या है? सही है। तो C1 C2 और R1 प्लस R2 हैं, C1 C2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है R की। देखिए यहाँ पे R है कहाँ? ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसके अंदर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ये 1 नहीं है, यहाँ पे R होगा। ये बोल रहा है R निकालो, अब R तो क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं ना। तो R1 = क्या है भाई? R। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? वैल्यू। अगर R लिखते हैं हम लोग यहाँ पे वैल्यू, तो हम लोगों को यहाँ पे किसका करना होगा? ये R² है, तो रेडियस = R मान लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये R² यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। S1 की जो इक्वेशन है वो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = R² है। तो ये जो 9 हम लोगों ने लिखा है ये तो चलो सब कुछ सही है। R1 प्लस R2 = 4 नहीं होगा, और R1 - R2 की वैल्यू भी ये नहीं होगी, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। सिंपल सी बात है, जो अब हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को इंटरसेक्ट करवाना ही है, सर्कल को इंटरसेक्ट करवाना ही है। तो अगर सर्कल, 2 सर्कल हैं और वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने केस पढ़ा था कि C1 C2 जो है, अगर सर्कल दूर होते हैं तो C1 C2 ज़्यादा होता है, सर्कल बाहर से टच कर रहे हो तो बराबर हो जाता है। और उस केस में क्या होता है, जब सर्कल एक दूसरे होते हैं तो R1 प्लस R2 से तो ये कम रहता है, पर R1 माइनस R2 से ये वैल्यू इसकी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। तो ये इन इक्वेशन है जो हम लोगों को क्या कर लेनी चाहिए? सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो इस इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो अगर C1 C2 की हम बात करें तो वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 5 < R1 प्लस R2, तो 3 प्लस क्या होना चाहिए? R होना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? 2 से बड़ा होना चाहिए R। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन हम लोग किससे बनाएंगे? ये हम लोगों ने सिर्फ राइट हैंड साइड लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें R - 3, इससे जो है C1 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इन इक्वेशन है। तो R - 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? -5 से 5 तक। अब दोनों तरफ हम 3 को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो -3 -5 + 3 कितना हो जाएगा? -2 R, और ये 8 हो जाएगा। अब हम दोनों को इक्वेशन को अगर देखें तो दोनों से आंसर आना चाहिए कॉमन। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से 8। तो R की इस वैल्यू के लिए दोनों सर्कल जो हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ ट्राइंगल ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल S1 एंड S2। तो देखो अगेन S1 सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 6x = 0। तो इसका जो सेंटर है वो सेंटर क्या हो जाएगा? 3, 0, और इसकी जो रेडियस है R1 = वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस यहाँ पे हमें दिख रही है कितनी? 3। S2 जो है, S2 की इक्वेशन है x² + y² + 2x = 0। तो इसका जो सेंटर है ये कितना हो गया? -1, 0, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस बोलो या फिर R2 ही बोल देते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो R2 रेडियस = कितना है इसका? 1। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं R1 + R2, तो उसकी वैल्यू हो रही है 4, और C1 C2 भी कितना है? 4। तो यहाँ पे हो रहा है C1 C2 = R1 + R2। इसका मतलब ये सर्कल, दोनों सर्कल S1 एंड S2 टचिंग एक्सटर्नली, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ओके,
तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं और ये बोल रहा है, ये जानना क्या चाहता है वापस से देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ताकि दोबारा हमें ऊपर नहीं आना पड़े। फाइंड द नेचर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कॉमन टेंजेंट। ओके, तो दो सर्कल है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं। तो मैं जो भी शेप बनाऊंगा हम लोगों को सर्कल जैसा मानना है, वो सर्कल 1, और इसी तरीके से एक दूसरा भी सर्कल है, क्लियर, सर्कल 2, ऐसा कुछ बना देते हैं, बड़ा सर्कल थोड़ा, है ना। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं इस तरीके से। तो वो जानना चाहता है कि जो कॉमन टेंजेंट है वो किस तरह का ट्रायंगल बना रहे हैं। तो किस तरह का ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोगों को क्या बना लेना चाहिए, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट एक तो होगी ये, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और बाकी की जो टेंजेंट है वो किस तरीके से होगी, है ना। एक टेंजेंट ये है, और इसी तरीके से और भी अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, है ना। थोड़ा ये सर्कल अगर बड़ा बनाते तो बिल्कुल टेंजेंट सही बनती, बट ओके। पॉइंट मान लेते हैं हम लोग ए, और इसी तरीके से ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें जो ट्रायंगल निकालना है उसका नाम सबसे पहले हम लोग दे देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं हम लोग, और यहाँ से एक लाइन बना देते हैं जो दोनों के दोनों सर्कल के सेंटर को भी मिला रही होगी, C1 और C2, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि ये एंगल कितना है। अगर ये एंगल हम लोगों को पता लग जाएगा तो उस, देखो ये वाला एंगल भी वही होगा, अगर नीचे एंगल थीटा है तो ऊपर भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो थीटा पता लगा के हम लोग थोड़ा टाइप की तरफ बढ़ सकते हैं। टाइप की तरफ क्यों बढ़ सकते हैं, देखते हैं। तो C1 से सपोज करो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया, और परपेंडिकुलर बनाने के बाद मुझे C1 से A, मुझे क्या चाहिए, C1 से A तक की लेंथ चाहिए, इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल थीटा। C1A मुझे चाहिए। तो मैं अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखता हूँ, इसको नाम दे देते हैं हम लोग कुछ P नाम दे देते हैं। C1P के अंदर अगर हम लोग देखें तो C1A की जो वैल्यू है, ओके, यहाँ पे रेडियस कितनी कितनी है, एक तो 1 है, और इसी तरीके से अगर मान लो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, सॉरी लाइन थोड़ी सीधी बनाने की कोशिश करते हैं, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये वाली लेंथ कितनी है, R2 हमारा कितना था, 3 था। तो C1 से लेकर A तक की लेंथ हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो C1A आई थिंक हम लोगों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 कॉसेक थीटा, पाइथागोरस थ्योरम से। इसी तरीके से हम लोग C2A भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो वो कितना आ जाएगा, 3 कॉसेक थीटा आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है, और यहाँ पे थीटा है, और हम लोगों को निकालना है A से C2 तक की, A से C2 तक की, A से C2 तक की भी हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल ली, और A से C1 तक की भी डिस्टेंस निकाल ली। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि C1A जो है, C1A, देखो ऊपर से आप देख लेते हैं, C1A या C1A नहीं बोलते हैं, C1 से C2 की डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, C1 से C2 की, A से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो वो क्या होगा, C1 C2 प्लस C1A होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन, देखो ऊपर डायग्राम के अंदर देखो क्या ऐसा होगा, C1 C2 की डिस्टेंस प्लस C1 से A की डिस्टेंस, वो C2A के बराबर होगी। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या क्या आएगा, 3 कॉसेक थीटा, 3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितनी है, 4। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे कॉसेक थीटा की वैल्यू, देखो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। अब देखो थीटा इज इक्वल टू अगर 30 डिग्री है तो डायग्राम के अंदर ये 30 और नीचे वाला भी 30, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल की। तो देखो अगर ये पॉइंट Q है तो ABQ और AQC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, मतलब एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर सारे इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, तो इसका मतलब 60-60 होंगे। तो सारे एंगल 60 होने की वजह से जो वो पूछ रहा है कि टाइप बताओ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस हम लोगों को ये बताना था कि वो 30 है तो 30 का डबल 60 हो जाएगा।
एक एंगल हम लोगों ने 60 निकाल दिया तो बाकी एंगल भी 60 हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे, बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर सकें, वो कवर कर सकते हो, ऐसा कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कल टू विच द लाइन इज कॉमन टेंजेंट एट 1,2, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, दो सर्कल है, सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सर्कल 1 एंड सेम रेडियस है दोनों की, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। सर्कल S1 बराबर 0 और दूसरा सर्कल है S2 बराबर 0, और इनकी एक कॉमन टेंजेंट है, ये वाली कॉमन टेंजेंट, और उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई है कितनी, 4x + 3y = 10। क्लियर। और इनकी रेडियस कितनी कितनी है, 5। इसकी भी रेडियस कितनी है, 5। R1 = 5 एंड R2 = भी कितनी है, 5। अब देखो बहुत ही अच्छा हम लोग यहाँ पे एक मेथड लगा सकते हैं कि इनका जो कॉमन पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं हम लोग। जैसे ये तो C1 है, ये C2, और C1 C2 को मिलाने वाली लाइन कॉमन टेंजेंट को अगर A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट सर्कल लिखना चाहता हूँ। पॉइंट सर्कल ऑन पॉइंट A, पॉइंट A जो गिवन है 1,2, वैसा ही तो बोल रहे हैं कि देखो फाइंड द सर्कल टू विच लाइन इज कॉमन टेंजेंट एट 1,2। तो A दिया हुआ है हमें, तो इस पे पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। पॉइंट सर्कल है तो रेडियस कितनी होगी, 1। तो देखो A पॉइंट पे पॉइंट सर्कल और लाइन, तो हम लोग ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, S + λl बराबर 0, क्योंकि वो एक सर्कल पॉइंट सर्कल और लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाले दो सर्कल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का भी होल स्क्वायर प्लस λl, लाइन की इक्वेशन 4x + 3y - 10 = 0। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, और सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे भी सही तो किस तरीके से आएगा, देखो x² + y²। अब x का कोफिशिएंट अपन लिख देते हैं, तो यहाँ तो आएगा -2x। तो एक काम करते हैं ना, x कॉमन ही ले लेते हैं हम लोग, तो -2 से इधर आएगा और इधर से कितना आएगा, 4 लैम्डा। इसी तरीके से अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो y - 2 का होल स्क्वायर से कितना आएगा, -4y, तो -4 + 3 लैम्डा। ओके, अब कांस्टेंट टर्म क्या क्या रहेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 + 4 5, 5 + 5 - 10 लैम्डा = 0। अब अगर मान लो मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कराता हूँ, तो g की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 2 लैम्डा - 1, और f की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 3 लैम्डा - 4/2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 10 लैम्डा। अब ये जो सर्कल है ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सर्कल, ये कौन से सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्कल है, दो सर्कल जिनकी रेडियस कितनी है, 5। अब इनकी रेडियस 5 है, तो रेडियस 5 वाला हम लोग कंसेप्ट लगा देते हैं ना। उसके अंदर क्या है, रेडियस क्या होती है, √g² + f² - c बराबर 5। अब यहाँ पे g की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी है, लैम्डा के फॉर्म में है। ओके, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके तुम मुझे आंसर बता सकते हो, या मुझे भेज भी देना कि भाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, और लैम्डा की वैल्यू आने के बाद जब हम लैम्डा को वहाँ पर रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। उसके अलावा एक और मेथड है जो हम पैरामेट्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला पैरामेट्रिक मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, वो अगर आ जाता है समझ में तो मुझे भेज देना, और अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि भाई पैरामेट्रिक से भी हम लोग किस तरीके से इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।